शिवली कॉलेज में नियुक्ति को लेकर कुलपति पर लगा कई आरोप। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह ने रोडवेज स्थित एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता कर शिवली कॉलेज में चल रहे नियुक्ति को लेकर आरोप लगाया कि प्रबंध समिति और प्राचार्य मिलकर बगैर लिखित परीक्षा और राजभवन के नवीनतम निर्देशों और मानकों को पूरा किए नियमों में शिथिलता बरतते हुए फर्जी तरीके से लगभग 55 सहायक प्रोफेसर की नियुक्तियां कर रहे हैं, जिससे व्यापक पैमाने पर सहायक प्रोफेसर भर्ती घोटाला हुआ, जिसमें न केवल भाई भतीजावाद और सगे संबंधियों को नियम विरुद्ध भर्ती किया जा रहा है, बल्कि भारी पैमाने पर लूट और भ्रष्टाचार भी हो रहा है। इसकी शिकायत अगस्त 2023 में ही मुख्यमंत्री से लेकर राजभवन तक किया गया था। उन्होंने कहा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को कुलपति द्वारा बगैर जांचे परखे अनुमोदित किया जाना व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, जबकि हमने उन्हें पूर्व में ही शिकायतों से अवगत कराया था। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के आदेश पर कमिश्नर और डीएम आजमगढ़ द्वारा गठित की गई 3 सदस्यीय जांच समिति के समक्ष दिन में लगभग 1 बजे उपस्थित होकर शिवली के भ्रष्टाचार से संबंधित 137 पन्नों के अपने अभिकथन और साक्ष्यों को रिसीव कराया और उम्मीद जताया कि जांच समिति हमारे साक्ष्य तथ्यों और अभिकथनों के आधार पर घोटाले की परत खोल देगी। वहीं इस संबंध में महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रदीप कुमार शर्मा का कहना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। उत्तर प्रदेश शासन और विश्वविद्यालय के अधिनियम में प्राविधान उल्लेख है, उनके अनुसार प्रक्रिया को देखा जाता है और जो आरोप कुलपति पर लगाया जा रहा है वह बिल्कुल निराधार है। संस्था नियमों से बंधी है। फिर हाल ही में राजभवन से जो भी शिकायत मिली थी, सभी के संबंध में जो भी अभिलेख उपलब्ध हैं उस आधार पर परीक्षण करके आख्या राजभवन को भेज दी गई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आगे जो भी शासन का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी का रिश्तेदार साक्षात्कार में शामिल होता है तो उसको चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। नियुक्तियों की फाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो अनुमोदन रोक दिया जाएगा। आजमगढ़ से सबलू राजवी की रिपोर्ट। जानते हैं कि इस समय शिवली कॉलेज के भ्रष्टाचार को लेकर के, उनकी अनियमितता को लेकर के अखबार की सुर्खियां बनी हुई हैं। लगातार शिवली कॉलेज में भ्रष्टाचार अनियमितता होती रही है, लेकिन उस पर कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति उस पर आज तक ना आवाज उठाता पा रहा है, ना उनकी कोई कमियों को लोगों के सामने या जांच कमेटी या किसी के सामने रखने की हिम्मत जुटा पा रहा था। मेरे संज्ञान में यहाँ के कुछ अभ्यर्थियों ने ये बात डाला और बताया कि आप यहीं के रहने वाले हैं और इस तरीके की आप पूरे प्रदेश की नौजवानों की, छात्रों की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और आपके जिले में इस तरीके की बात है। मैंने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया और मुख्यमंत्री महोदय को और महामहिम राज्यपाल महोदया को मैंने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया। मैंने यह उल्लेख किया उसमें कि तमाम ऐसे नियम, उपनियम, तमाम ऐसे कानून बनाए गए, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम बनाए गए हैं, राजभवन के अधिनियम बने हैं, प्रमुख सचिव के नोटिफिकेशन है। मुख्यमंत्री जी ने जनवरी माह में ये घोषणा किया कि अब सभी का एक संयुक्त आयोग बनेगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो सारे चयन आयोग की घोषणा के बाद सारे चयन आयोग ने, आप देखे होंगे कि उन्होंने अपने वैकेंसियों पर, नियुक्तियों पर रोक लगा दिया। लेकिन 20 साल से जो नियुक्तियां नहीं हो रही थी, शिवली नेशनल कॉलेज के प्राचार्य, जिसकी स्वयं में नियुक्ति फर्जी है, ये बताया जाता है कि वह जब 15 साल का न्यूनतम अनुभव उन्होंने लगाया था 2013 में, तो उन्होंने 15 साल का अनुभव दिखाया था। और जो पीडीएफ की बात है, पोस्ट डॉक्टरल जो उसमें उन्होंने फेलोशिप की बात कही है, उसको वो कहते हैं कि प्रेस वार्ता में कि मैंने इस पर कोई क्लेम नहीं किया है, जबकि वो अपने अनुभव में ये बताते हैं कि मैंने 2 साल तक ये फेलोशिप लिया है, पीडीएफ। तो मुझे लगता है कि उसी का लाभ देते हुए उनको उस समय प्राचार्य बनाया गया था। इसके बाद शिकायत हुई, धारा 68 के तहत उनको हटाया गया। फिर किन परिस्थितियों से वो हाई कोर्ट गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए, तो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राजभवन का जो निर्णय है, जो धारा 68 की जांच है, वह सही है। उस दौरान हटाए गए। वह जंतु विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर थे। पुनः उनको नियमों को ताक पर रखते हुए, बगैर कोई कोरम पूरा किए, उनको पुनः उसी पद पर ज्वाइनिंग करा दी गई। यहां भी अनियमितता की गई। इसके बाद आप जानते हैं कि राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ कितने संघर्षों के बाद आजमगढ़ की जनता
आजमगढ़ के लोग, आजमगढ़ के संभ्रांत लोग, तमाम पत्रकार और बुद्धिजीवी साथी सब लोगों ने संघर्ष करके आजमगढ़ विश्वविद्यालय की मांग किया। लेकिन इस विश्वविद्यालय की आड़ में यहाँ के जो वर्तमान के वीसी हैं, तत्कालीन वीसी हैं और अस्थायी वीसी भी नहीं है, वह लगातार प्राचार्य को संरक्षण देते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तमाम प्रकरण संज्ञान में आने के बाद हमने मुख्यमंत्री जी से जो लिखित शिकायत की थी, उस लिखित शिकायत पर कमिश्नर को जांच का आदेश हुआ था, जिसपे 3 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है। उस पर 137 पन्ने का साक्ष्य हमने प्रस्तुत किया है और हमने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई सड़क से लेकर के, सदन से लेकर के, जरूरत पड़ी तो न्यायालय तक लड़ेंगे। इसलिए इस गंभीर विषय है, यह जनपद आजमगढ़ की चारागाह नहीं है, यह सबके लिए नियम नियमावली एक होती है। आप जानते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को एक विशेष अधिकार की बात करते हैं। विशेष अधिकार में भाई भतीजावाद की बात नहीं है, परिवार की बात नहीं है, उसमें अल्पसंख्यक गरीब छात्रों की भी बात है, उन गरीब नौजवानों की बात है, उन तमाम लोगों की बात है। लेकिन चंद आधे % के लिए उन तमाम 99.5% के लोगों को इस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। उस तमाम मुद्दों को लेकर के हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि इनको लिए कोई नियम, कोई कानून मायने नहीं रखता। तमाम विश्वविद्यालय, तमाम महाविद्यालय राजभवन के पत्र का, शासन के पत्र का, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का, कंपनी एक्ट अधिनियम का पालन करते हैं, लेकिन सिविलाइजेशन कार्य के प्रचार करते हैं कि यह मेरे लिए बाध्यकारी नहीं है, मैं जो चाहूंगा, जैसे चाहूंगा वो करूंगा। मुझे लगा कि यह मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने चुनौती देते हुए जो वैकेंसी 20 साल से पड़ी हुई थी, वो 20 साल की वैकेंसी को उन्होंने 4 महीने में, जनवरी के बाद से सारी पटकथा लिखी गई है। आप उच्च शिक्षा निदेशक, अभी अखबार में था कि वो पद पर रहने के योग्य नहीं है। उन्होंने अनुज्ञा पता नहीं किन कारणों से दे दिया, किसके वशीभूत होकर के दिया, किस लालच में दिया, ये किसी से छुपा नहीं है। हाईकोर्ट ने इस पर अपना पक्ष रखा है। हम इन तमाम विषयों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आप सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आजमगढ़ के छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की लड़ाई हमने हमेशा लड़ी है, प्रदेश में लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। पूरे देश और प्रदेश के नौजवानों की लड़ाई, पूरे देश और प्रदेश के नौजवानों के एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। उस कड़ी में आप जानते हैं कि 1883 में सिवली कॉलेज, जिसका नाम सिवली नेशनल कॉलेज पड़ा, उसके बाद प्रयागराज, इसके बाद BHU, इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, ये तमाम यूनिवर्सिटी बनी। लेकिन यह सिवली नेशनल कॉलेज, आप अखबारों की सुर्खियां पढ़ते हो कि भ्रष्टाचार का महाविद्यालय। इस तरीके की खबरों से यहाँ के सिवली कॉलेज की अस्मिता पर भी सवाल हो। समिति के सामने अपनी रिपोर्ट, और कब तक उसके लिमिटेशन कब तक है, कब तक? मैंने कमेटी के मेंबर को दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं इस पर गंभीरता से करूंगा। बहुत कुछ आपने दे दिया है और मैं 10 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे दूंगा और न्याय होगा और सारी चीजें हमारे संज्ञान में आ चुकी हैं और उसको हम निष्पक्ष जांच करके शासन को अवगत कराएंगे। जांच तो चली रही है, बड़ा संभावित जांच चल रही है, तो इसका क्या राजनीतिक तूल भी दिया जा रहा है क्या? नहीं, कोई राजनीतिक तूल नहीं है। आप जानते हैं कि आजमगढ़ राजनीति करने वाले, MP MLA बनाने वाले तमाम लोग रहे, कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को नहीं उठाया होगा। मेरे संज्ञान में आया क्योंकि जनहित का व्यक्ति होने के नाते, छात्रों, नौजवानों की आवाज उठाने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि यदि इस तरीके की बात आई है तो उसकी गंभीरता पूर्वक गहन जांच होनी चाहिए, उसकी परत दर परत खुलनी चाहिए। यदि भ्रष्ट प्राचार्य हैं तो उस भ्रष्ट प्राचार्य की जगह जेल होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए और उनकी नियुक्तियों की जांच कि उनको अनुमोदन देने वाले BC आखिर किस लाभ के तहत उन्होंने ऐसा किया। ये वर्तमान तत्कालीन BC और प्राचार्य ये इसके दोषी हैं। इस जांच में स्पष्ट हो जाएगा। जांच होने दीजिए, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो जांच अगर हो गई तो क्या इनको जेल भी जाना पड़ सकता है? बिल्कुल जाएंगे और मैं कहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए हर स्तर की लड़ाई लड़ना चाहिए अगर कोई इस तरीके का काम कर रहा है। कोषागार गए थे आप, तो क्या तात्पर्य था कुछ का? अरे भाई, मैंने बताया कि जांच कमेटी बनी है, जांच कमेटी ने हमसे साक्ष्य और अभिलेख मांगा था, तो मैंने 137 पन्ने का साक्ष्य, अभिलेख और पेन ड्राइव, उसमें तमाम रिपोर्ट, तमाम वीडियो, ऑडियो, जो भी सारी चीजें हैं उनको उपलब्ध कराई गई हैं। वह प्रथम चरण का रिपोर्ट है 137 पन्ने का। मुझे लगता है कि 137 पन्ने में ही सारी चीजें हैं। जरूरत पड़ी, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, 99% उसी में उनका है।
लेकिन जांच कमेटी पर भी हमारी नजर रहेगी और इसको न्यायालय तक लड़ेंगे। जैसे आरोप ये भी है कि जैसे प्राचार्य ने और अपने मैनेजमेंट ने अपने रिश्तेदारों का, अपने लोगों को, चहेतों का ही उसमें चयन कराया है। यही नहीं, प्राचार्य से लेकर के प्रबंध समिति, चयन समिति के सदस्य से लेकर के सोसाइटी के चेयरमैन तक, मैं एक लंबी लिस्ट पढ़ देता हूं, एक दो की बात नहीं है, एक संजोग है, मैं बता देता हूं। प्राचार्य के सगे भाई मोहम्मद कासिफ की वनस्पति विज्ञान और बहनोई मोहम्मद अशरफ की भूगोल विषय में नियुक्ति हो रही है। ठीक है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष अफसाज अहमद शमसी की रिश्तेदार चचेरी बहन की पुत्री भांजी सीमा सादिक की बीएड विभाग में और उनकी पत्नी की मौसेरे भाई का मोहम्मद असद की वाणिज्य विभाग में तथा उनके ससुराली रिश्तेदार डॉक्टर कलीम अहमद की विधि विभाग में विधि विरुद्ध नियुक्तियां हुई हैं। स्वयं प्रबंधक अतहर रशीद खान की चचेरी बहन का विवाह जिस मिर्जा अहमद बेग के भाई से हुई है, उसी डॉक्टर मिर्जा अहमद बेग की वनस्पति विज्ञान में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नियुक्ति कर दी गई है। यही नहीं, प्रबंधक के ही रिश्तेदार डॉक्टर उजमा तौहीद की जंतु विज्ञान विभाग में नियुक्ति हुई है। दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के नियंत्रण और प्रभाव में सिविली डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति रहती है। उसी सोसाइटी के चेयरमैन शौकत अली के पुत्र डॉक्टर मुकर्रम अली की नियुक्ति उस फारसी विषय में कर दी गई है जिसमें वर्षों से निर्धारित संख्या में बच्चे ही नहीं थे। यानी जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और कुलपति द्वारा बिना जांचे परखे उसका अनुमोदन भी कर दिया गया है। तो योगी सरकार की इस बीच में आपको रोकना चाहूंगा। जी बिल्कुल। ये प्रश्न मैंने पूछा था प्राचार्य महोदय, उन्होंने कहा कि क्या इनका मानवाधिकार नहीं है? क्या रिश्तेदार हैं तो उनको गोली मार देंगे? इस पर आपका क्या पक्ष? देखिए, प्राचार्य महोदय अपने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए वह प्राचार्य नहीं बनाए गए थे। पहली बात की वह प्राचार्य, मैं उनको समझता ही नहीं क्योंकि उनकी ही नियुक्तियां अवैध है, फर्जी है। धारा 68 के तहत जांच चल रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि 2013 में उनको हटाया गया था और फिर 14 में वो गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद तो राजभवन ने कहा कि नहीं भाई ये गलत है। इसके बाद बीसी ने किन कारणों से, अब वो जांच का विषय है, कि उनको अनुमोदन करके पुनः उनको बीसी बनाया, वो प्राचार्य बनाया। प्राचार्य बनाने के बाद पुनः उस सारी पटकथा लिखने के बाद पता चला कि ये धारा 68 के तहत इनकी जांच चल रही है। धारा 68 के बाद वो पुनः जंतु विज्ञान में पुनः सहायक प्रोफेसर के पद पर आ गए, जो कि प्रबंध कमेटी द्वारा जो बैठक होती है, जो कोरम होता है, उसके बगैर, तो नियम विरुद्ध इनकी नियुक्ति है। उसकी मैंने जांच के लिए कमेटी को सारी चीजें उपलब्ध करा दिया है, सारे साक्ष्य। अब देखते हैं कि कमेटी या 10 दिन में रिपोर्ट प्रेषित करती है, उसमें क्या करती है, क्या होता है। आचार्य महोदय कहते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं वो मतलब वो है जो वो सुप्रीम कोर्ट को, संविधान को भी कह रहे हैं कि संविधान में, मैंने कहा कि तमाम राज्य विश्वविद्यालय, तमाम महाविद्यालय, लखनऊ में तमाम ऐसे महाविद्यालय हैं, तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने विज्ञापन की वो सारे शर्तें पूरी की हैं। इन्होंने केवल अपनी शर्तें पूरी की है। तो ये कानून नाम की भी कोई चीज है कि नहीं, संविधान नाम का भी कोई चीज है कि नहीं, इनकी बनाई हुई। तो इनको संविधान या कानून कहता है कि आप अपने हिसाब से सारी काम करेंगे दूसरे के अधिकारों को करके। क्या मैं अल्पसंख्यक लोगों की बात नहीं कर रहा हूं? अल्पसंख्यक उन तमाम 99.5% अल्पसंख्यक का भला कौन करेगा? वो तमाम जो योग्य प्रतिभावान आजमगढ़ के लोग हैं, वो उनका क्या होगा? पूरे प्रदेश के प्रतिभावान लोगों का क्या होगा? भाई भतीजावाद में आप उन प्रतिभाओं का हनन करेंगे और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद करेंगे। इससे जानते हैं कितनी पीढ़ियां बर्बाद होंगी। जांच टीम में कौन कौन है, किसको नियुक्त किया गया? इसमें अतिरिक्त मजिस्ट्रेट हैं और DIUS है जनपद के और मुख्य कोषाधिकारी हैं। ये तीनों लोगों की कमेटी है जिसमें अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अध्यक्ष हैं, बाकी 2 लोग मेंबर हैं। तो 10 दिन में रिपोर्ट आने की संभावना? हाँ, मैंने यही उनसे बात किया है। उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर मैं इसको बिल्कुल निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण जांच करके रिपोर्ट DM साहब को दे दूंगा। DM साहब के थ्रू, कमिश्नर साहब के थ्रू शासन को अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद।